एक प्रश्न लेके आते हैं पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित। हाँ, ये तो क्या संतान होना ना होना ये भी ग्रहों का दोष या कृपा होता है? और जी। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ग्रह पता चलते हैं कि कुछ दोष के कारण संतान नहीं हो रहा? जी, बिल्कुल। संतान के लिए जो सबसे डेज़िग्नेटेड ग्रह हैं, ऑस्पिशियस ग्रह हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। हुँ, देवगुरु बृहस्पति के हाथों के बिना किसी के पास संतान नहीं हो प्राप्ति सकता। संभव नहीं। जी। तो अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही खराब बैठे हैं, पीड़ित होकर के बैठे हैं, तो फिर निसंतान योग बनता है। और काफ़ी कुंडलियों में ऐसा भी होता है, जैसे 12 घर होते हैं कुंडली में, मैंने बताया था। तो जी। पंचम भाव होता है संतान का। जी। तो पंचम भावाधिपति, पंचम भाव का मालिक अगर खुद नीच का बैठा है, अस्त होकर के बैठा है, शत्रु के घर में पीड़ित बैठा है, तब भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होता है। और संतान दोष अगर कुंडली में है तो बार बार मिसकैरेजेस होना, कंसीव ना होना, फॉल्स कंसीव होना, फॉल्स प्रेगनेंसी दिखाना, अंदर से टूट जाते हैं दंपत्ति जो होते हैं ना। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा उपाय भी है, मैं बताऊंगा। पीपल के वृक्ष का रोपण करना है, लेकिन करना कैसे है? किसी भी गुरुवार के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप शुरू करेंगे, ठीक है? तो कोई भी एक माला ले लेंगे जिसके ऊपर संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। दोनों को ही करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही करना है। एक दिन में एक माला जाप कर रहे हैं, गुरुवार से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। जब 12th डे में आप पहुंच गए, 12 दिन कंप्लीट हो गए, तो एक जो पीपल का पौधा होता है उसका चारा लेकर के या तो शमशान में, किसी विद्यालय में, किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में, या फिर कहीं ऐसा निर्जन स्थल में उसको आप रोपण कराइए। और इसको आप 12 बारी इसको रिपीट करना है, समझ गए? यानी कि जब 12वें दिन हो गया, 24वें दिन हो गया, 36वें दिन हो गया, ऐसे ही जो है 12 वृक्ष आपको रोपण करने हैं पीपल के। इतना दिव्य उपाय है, पता नहीं कितनों को संतान की प्राप्ति हो चुकी है और आज उनके घर में नन्हे नन्हे जो है मेहमान आ चुके हैं। तो जिन ऑडियंस को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर आजमा करके देखिए और फिर कमेंट करिएगा। एक होता है रुद्राक्ष जो जी। आजकल सोशल मीडिया में बहुत छाया हुआ है। हाँ। 7 मुखी, 5 मुखी, पता हाँ। नहीं कितने जी, मुखी जी, हैं। जी, हाँ जी। और वाक़ई वो असर करता है। हुँ। लेकिन जो लोग पत्थर धारण करते हैं, नवग्रह के पत्थर हुँ, धारण हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ। क्या वो अगर रुद्राक्ष पहनेंगे तो कोई उन्हें इफ़ेक्ट अलग आएगा या रुद्राक्ष क्या पत्थर के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट होगा? जी, ये क्या चीज़ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, रुद्राक्ष जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत दिव्य चीज़ है और ग्रह रत्न भी अपने आप में दिव्य चीज़ है। दोनों का ऑरा अलग है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों का काम अलग है, लेकिन दोनों को साथ में पहना जा सकता है। 2 दवाई अगर एक साथ खा रहे हैं तो कुछ तो इंटरेक्शन होता ही है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह रत्न हमने धारण किया जी। हुआ है और साथ में अगर हम रुद्राक्ष पहनेंगे, तो कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? ऑडियंस भी ध्यान दीजिए। रुद्राक्ष उसी का पहनेंगे जो ग्रह कुंडली में खराब है। हुँ। समझ गए? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो ग्रह खराब है उसका रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी के खराब प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। ओके। लेकिन जो ग्रह कुंडली में खराब है उसका रुद्राक्ष पहनेंगे तो उसके खराब प्रभाव में कमी आ जाती है। तो जो ग्रह अच्छे हैं उनका रत्न धारण करिए, जो ग्रह कुंडली में खराब है उससे रिलेटेड रुद्राक्ष धारण करिए अच्छा। और साथ में पहन सकते हैं। जी। तो रुद्राक्ष के कुछ नियम होते हैं कि रुद्राक्ष भी ऐसे पत्थर के जैसे धारण करने चाहिए, उसका भी कोई एक मुहूर्त होता है? जी। देखिए, रुद्राक्ष का नियम है, जेमस्टोन जब हम पहनते हैं तो जेमस्टोन को लेकर के हम इतने चिंतित नहीं होते हैं। लेकिन जब रुद्राक्ष धारण करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को सामने रख कर के चलना पड़ता है। जैसे किसी मरे हुए के घर में नहीं जा सकते हैं, रुद्राक्ष पहन करके शमशान में नहीं जाना चाहिए जब तक आप तंत्र से नहीं जुड़े हैं। तीसरा चीज़, रुद्राक्ष पहन करके जब एक पति पत्नी का संभोग का समय होता है उस समय में भी रुद्राक्ष शरीर में नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष पहन करके मदिरा, मांस इत्यादि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष पहन करके किसी के बारे में बुरा चिंतन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष अपने आप में ही शिव जी के आंसू से बना है, आक्स यानी कि आंसू से बना है, उनके दुख से प्रकट हुआ है, लेकिन संसार के दुख को हरण करने के लिए। तो रुद्राक्ष को जब पहनते हैं तो इत्यादि चीज़ों का जिनका अभिवर्णन मैंने किया है उन चीज़ों का नियम जरूर लागू होता है। अब बात करते हैं कुंडली मिलान का। जी। सो आजकल जो ऑनलाइन कुंडली मिलान हो रहा है, हाँ। क्या ये व्यक्तिगत रूप से ये सही है? जैसे आजकल कुछ ऐप्स आते हैं जो ऑनलाइन कुंडली मिलाते हैं, जी। या फिर कुछ अलग ही विधि होता है इस कुंडली मिलाने का? देखिए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, नौसिखिया लोग बहुत इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
क्योंकि विवाह एक छोटी चीज़ नहीं है, जीवन का सबसे उच्च एक निर्धारण होता है, सर्वोच्च निर्धारण होता है। लोग यह देखते हैं कि कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र है। तो वर और कन्या एक दूसरे के साथ कैसा रहेंगे, इतना देख करके बोलते हैं कि तुम्हारा राजयोटक है, तुम्हारा अति उत्तम है, तुम्हारा उत्तम है, सर्वोत्तम है, मध्यम है, हो सकता है। लेकिन मैंने अपने 12 साल के कैरियर में देखा है, राजयोटक मिलान के बाद भी पति का आकस्मिक निधन हो जाना, वैधव्य योग कारगर होना, एक दूसरे से अलगाव हो जाना, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव पैदा हो जाना, निसंतान रहना, बहुत कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ गुण मिलान काफ़ी नहीं होते हैं, नवांश कुंडली को देखना अनिवार्य है, दोनों के सप्तम भाव को देखना अनिवार्य है, दोनों के सप्तम भावाधिपति के अंदर कैसा रिलेशनशिप है ये देखना अनिवार्य है, दोनों के सप्तम भावाधिपति कैसे बैठे, कौन से नक्षत्र में बैठे और वो दो नक्षत्र आपस में कैसा जो है लिंक रखते हैं उसको देखना जरूरी है। इवन मेरे पास जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि अमुक महाराज जी के पास जब जाते हैं तो इतने आसानी से कुंडली का मिलान होता नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास 100 लोग कुंडली लेकर के आएंगे कि मिलान कर दो, तो शायद उसमें से 10% का ही मिलान सही निकलता है। तो बहुत सारे चीज़ों को देख करके ही यजमान को जो है सामने प्रत्युत्तर रखना चाहिए।